सीरिया में हालात फिर से गर्म आ गए हैं। सोएदा में सांप्रदायिक हिंसा, इजरायली हमलों और आईएसआईएस की बढ़ती सक्रियता के बीच अब तुर्की ने एक बड़ा कदम उठाया है। तुर्की ने सीरिया की अंतरिम सरकार को बख्तरबंद सैन्य वाहनों की पहली खेप भेज दी है। माना जा रहा है कि इस सहयोग के पीछे रणनीतिक और समीकरण गहराई से काम कर रहे हैं। जी हां, अब सीरिया के अंदर तुर्की की गूंज साफ साफ सुनाई दे रही है। अंकारा ने सीरिया की अंतरिम सरकार को बख्तरबंद सैन्य वाहन भेजे हैं। ये वही सरकार है जिसका नेतृत्व कर रहे असद अल शराह, जो असद शासन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। तुर्की न सिर्फ सैन्य वाहन दे रहा है, बल्कि सीरियाई सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग, तकनीकी सहायता और रणनीतिक परामर्श भी दे रहा है। इसका मकसद है सोएदा में उपजे संकट, इजरायली हमलों और आईएसआईएस की घुसपैठ से निपटना। सूत्रों की माने तो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक रक्षा सौदे पर बातचीत चल रही है। इसमें तुर्की को सीरियाई भूमि पर अपने सैन्य अड्डे स्थापित करने की छूट भी मिल सकती है। इसके पीछे एक और बड़ा संकेत है, एसडीएफ यानी कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सीरिया की राष्ट्रीय सेना में मिलाने की योजना। अगर ये हो जाता है तो ये केवल ना असद शासन के लिए बड़ा झटका होगा, बल्कि अमेरिका और रूस दोनों की रणनीति पर असर डालेगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तुर्की दावा कर रहा है कि ये सहयोग सीरियाई जनता की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे तुर्की की दीर्घकालिक रणनीति छिपी है। असद शासन को चुनौती देना और कुर्द विरोध को नियंत्रण करना है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या तुर्की की ये सैन्य एंट्री सीरिया के भविष्य को एक नया मोड़ देगी? क्या अंतरिम सरकार असद शासन को चुनौती दे पाएगी? और क्या इससे आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई को ताकत मिलेगी या हालात और उलझेंगे? आपको बता दें, हाल ही में इजरायल ने सीरिया पर बड़े हमले किए थे, मिसाइल अटैक किए थे, जिससे सीरिया में भयंकर तबाही मची थी। जिसके बाद सीरिया ने चेतावनी दी थी कि वो हमले का इजरायल को मुंहतोड़ जवाब भी देगा। फिलहाल जिस तरह से इस युद्ध में तुर्की की एंट्री हुई है, उससे तो साफ है कि आने वाले दिनों में युद्ध और भयंकर मोड़ पर जाने वाला है। हालांकि कई देश इस युद्ध को रुकवाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और विकराल रूप लेते जा रहे हैं। पिछले लगभग 21 महीनों से गाजा में इजराइल और हमास आमने सामने हैं। इजराइल लगातार गाजा पर हमले जारी रखे हुए है। यहाँ तक कि ईरान के साथ चले युद्ध के बाद भी इजराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, उल्टा हमले और तेज हो गए हैं। इजराइल यही नहीं रुक रहा, उसने सीरिया पर भी हमले कर सबको चौंका दिया। इस बीच लगभग 4 महीने बाद हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा सामने आए हैं। इजराइल के साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड को भी उन्होंने आईना दिखाया और एक तरह से अरब मुल्कों के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर दिया। इस बीच हूतियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने भी अपने ताजा बयान में अरब मुल्कों को चेतावनी दी है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुए ताजा हमले की जिम्मेदारी ही नहीं ली, बल्कि एक सीधा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, अगर अरब देश गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते रहे तो अगला हमला आपके देश पर होगा। गाजा में जारी इजराइल के कत्लेआम के खिलाफ जवाब में यमन की सेना ने इजराइल के एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक मिसाइल हमला किया। ये हमले जारी रहेंगे। अगर अरब देश गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते रहे तो अगला हमला आपके देश पर होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इससे पहले अबू उबैदा ने भी अरब मुल्कों के साथ साथ इस्लामिक हुकूमतों को भी खूब लताड़ा था। وكان العدو قد أعلن في هذه الأشهر الأخيرة कि जब फिलिस्तीन में हमारे इस्लामी भाई बहन भूख, प्यास और दवा की कमी, साथ ही इसराइल के जरिए बरसाई जा रही आग से मर रहे थे, तब इन मुबैना या कथित इस्लामी मुल्कों के लीडरान और बड़े बड़े दानिश्वर चुप रहकर तमाशा देख रहे थे।
हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि गजा के हजारों मासूमों का खून अरब के तमाम इस्लामी मुल्कों के सरबराहान और उनकी वाहवाही कर रहे आलिम दीन के सिर पर है, जिन्होंने खामोश रहकर गद्दारी की। न हमास उन्हें कभी माफ करेगा और न इतिहास। हम इल्म और यकीन की सरजमी यमन की प्यारी आवाम, उनकी सशस्त्र सेनाओं और अंसारुल्लाह के ईमानदार भाइयों को सलाम करते हैं, जिन्होंने फिलिस्तीन, गजा, उसके लोगों और उसके लड़ाकों के लिए अपने स्टैंड और ताकत, साथ ही अपनी बहादुरी और अपनी दृढ़ता से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। مع المجاهدين والمقاومين من إخواننا في فصائل المقاومة। गौरतलब है कि यमन के हुती फोर्स का कहना है कि वो गाजा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब तक इजराइल पीछे नहीं हटता वो गाजा का बदला लेते रहेंगे, चाहे उन्हें इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि 21 महीने लंबी जंग और फिर 4 महीने की खामोशी के बाद हमास को भी अब अच्छी तरीके से एहसास हो गया है कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। तेल की दौलत से मालामाल खुद को इस्लामिक मुल्क कहने वाले अरब देशों ने गाजा पर जैसे चुप्पी साध ली है और अपनी आवाम को खुश करने के लिए बीच बीच में IOC और अरब लीग के जरिए इजराइल की निंदा करते हुए उसे धमकाते हैं। तुर्की हो या सऊदी या फिर कतर और UAE, सभी की ताकत इजराइल के आगे कुछ नहीं दिखी। इस बीच हुतियों ने भी 6 से 9 जुलाई के बीच 2 इजरायली जहाज डुबो दिए थे। हुती खुलेआम कह चुके हैं कि जब तक गजा पर हमला बंद नहीं होता और घेराबंदी नहीं हटाई जाती तब तक हुती अपने हमले जारी रखेंगे। हुती साफ कहते हैं कि वो झुकने वाले नहीं हैं। विश्लेषक भी मानते हैं कि हुतियों को हराना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वो मरने और मारने की कस्में खा चुके हैं और जो पहले से ही तय कर चुका है कि इस लड़ाई में उसे मौत भी मिल सकती है, तो ऐसे व्यक्ति या ग्रुप को हराना नामुमकिन जैसा हो जाता है। हाल ही में इजरायली नौसेना ने हुतियों के कब्जे वाले हुदैदा पोर्ट पर पहली बार हमला किया, जो इस संघर्ष में एक नया मोड़ था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि लाल सागर में हुती हमलों ने वैश्विक व्यापारिक मार्ग को भी खतरे में डाल दिया है। इससे अमेरिका तक अछूता नहीं है। हालिया हमले ये साबित कर रहे हैं कि हुती अब सिर्फ चेतावनी वाले हमलों से आगे बढ़कर इजरायली सैन्य ठिकानों को रणनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। इस तरह यमन का एक गुट जो कभी स्थानीय गृह युद्ध तक सीमित था, अब इजराइल जैसे सैन्य ताकतवर देश के लिए भी एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गया है। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में और अधिक सैन्य टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।